नमस्ते साथियों, तो आज फिर हम आ गए हैं। ये हमारी दूसरी क्लास है जो कि 4th ग्रेड के लिए है। तो देखेंगे कि इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, पूरे टॉपिक है, लगभग इसमें 10 से 15 टॉपिक के प्रश्न है। तो कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो सबसे पहले तो देखिए हमारे पास में कौन सा प्रश्न है, सर्वनाम का प्रश्न है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं या फिर 6 प्रकार के, है ना। बताना है आपको कमेंट में। अच्छा होगा कि आप इनके नाम भी लिख के बता दो। ठीक, अब देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तू खुद पढ़ लेगा तो वह भी पढ़ लेगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम नहीं है। अब देखिए ये जो वाक्य दिया है इसमें कौन सा सर्वनाम नहीं पूछा है ना। तो हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन हमारे पास में क्या है, अन्य पुरुषवाचक है। इसमें अन्य पुरुषवाचक आपको दिख रहा है क्या, तो देखेंगे ये तू क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। तू क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। खुद क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। पढ़ लेगा तो वह भी पढ़ लेगा, वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे अन्य पुरुष हो जाएगा। तो देखिए मध्यम पुरुष है, निजवाचक और अन्य पुरुष है। तो अन्य पुरुष भी है इसमें, निजवाचक भी है। ठीक है, अन्य पुरुष क्या है हमारे पास में, वह है। निजवाचक क्या है, खुद है। संबंधवाचक है क्या, नहीं। तो ये हमारा थर्ड वाला सही हो जाएगा। मध्यम पुरुष क्या है हमारे पास में, तू है ना। ठीक है, तो हमारे पास में तीसरा वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। अब देखेंगे अगला प्रश्न है। देखिए हमारी दूसरी तीसरी कक्षा है ना, 2 कक्षाएं जो आपने नहीं देखी होंगी तो उसको भी देख लीजिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी आपको। अब देखिए रिक्शा किस भाषा का शब्द है, और ये शब्द बहुत प्रचलित है, 2-3 बार परीक्षाओं में आ भी चुका है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए। अंग्रेजी का है क्या, नहीं है। पुर्तगाली है क्या, नहीं है। कौन सा है, तो ये है जापानी। थर्ड वाला सही हो जाएगा, देशज भी नहीं है, जापानी शब्द है रिक्शा। ठीक, देखिए परिपत्र किस श्रेणी में आता है। अब देखिए 4th ग्रेड में क्या है, परिपत्र से भी मतलब जो कार्यालय हो गया है ना, पत्र हो गया, पत्र लिखन, इस पे भी प्रश्न बनते हैं। तो जो परिपत्र होता है वो किस श्रेणी में आता है, तो सामाजिक श्रेणी में आता है क्या, नहीं आता है। कार्यालय श्रेणी में आता है ना, तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। व्यक्तिगत भी नहीं, इसमें भी नहीं आता है ना, पारिवारिक पत्र में भी नहीं आता है। किसमें, कार्यालय पत्र में क्या आता है, परिपत्र आता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए किस शब्द में अन उपसर्ग नहीं है। क्या पूछा है, अन, यहाँ हलंत लगाया है ना। देखिए ये शब्द किससे मिलके बना है, ये बना है अ और नम में से। ये नाम है, इसमें यह प्रत्यय है। ठीक है, अनशन है तो ये बना है अन और आसान। ठीक है, ऐसा नहीं तोड़ना कि ये अ निकाल दे फिर अन निकाल दो, पूरा आसान है ना, ये शब्द नहीं होता है। आसन मतलब होता है भोजन, और अन लग गया जो उपवास करते हैं ना, अनशन पे बैठते हैं, तो वही है अनशन, है ना। अनृत, इसमें देखेंगे ये शब्द किससे बना है, इसमें भी अन उपसर्ग है और रित शब्द है। ठीक है, ये देखिए र लगा हुआ है। अनसुया, ये शब्द कैसे बना है, अन और असूया से। ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है ना, तो उसमें इस प्रकार से एक ऑप्शन दे देते हैं आपको, अनुसुया से अशुद्ध वर्तनी है। देखिए अनुपसर्ग है, ये आपको याद रखना है, और असूया हो जाएगा मतलब ईर्षा होती है। ठीक है, जलन होती है, और अन लग गया जिसको ईर्षा ना हो, किसी से जलन ना हो, उसको कहते हैं अनसुया। ये वर्तनी आपको याद रखना है। तो इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें कि अनुपसर्ग नहीं है, उसमें अउपसर्ग है। ठीक है, अब देखेंगे अगला। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है।
इसमें चारों ऑप्शन में से किसी एक में कोई पर्यायवाची नहीं है तो देखेंगे। जैसे नगराज, नग मतलब क्या होता है, पर्वत होता है ना, तो पर्वतों का राजा किसको कहते हैं, हिमालय को, तो हिमालय का पर्यायवाची है। हिमगिरी, जो पर्वत होता है जिसपे बहुत हिम हो मतलब कि बर्फ हो, तो क्या है, हिमालय को कहते हैं। हिमाद्री, ये भी वही हो जाएगा हिम से, है ना, तो ये क्या हो गए, तीनों ही क्या है, हिमालय के पर्यायवाची है। चौथा सैलजा, तो ये सैलजा क्या है, सैल तो पर्वत हो जाता है, लेकिन जा लग गया तो ये किसका हो गया, ये पार्वती का हो गया। शैलजा किसका हो गया, पार्वती का, मतलब कि ये हमारे पास में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें तीन तो किसके, हिमालय के हैं, लेकिन एक जो है वो पार्वती का निकल गया। अब देखेंगे पानी किसका है, हाथ को कहते हैं, कर भी हाथ को कहते हैं, हस्त भी कहते हैं और बाहु भी कहते हैं। तो ये किसके हो गए, हाथ के हो गए। यहाँ ये तीनों किसके, हिमालय के हैं। देखिए एक ही प्रश्न में आपको कितने सारे पर्यायवाची पढ़ने को मिल रहे हैं, है ना। यहां देखेंगे यह संस्कृति, सृष्टि, जगत और लोक, ठीक है, तो ये किसका है, संसार के हो गई है। वही देखेंगे विद्रुम, प्रवाल, रक्तमणि, रक्तांग, ये होता है मूंगा के। मूंगा एक प्रकार से बोलना चाहिए कि एक जो जड़ी बूटी मतलब कि रत्न वगैरह होते हैं ना, जो अंगूठी में पहनते हैं, जो कहते हैं कि इस राशि के हिसाब से आपको ये आला रत्न पहनना चाहिए, उस प्रकार का होता है। ये समुद्र में होता है। तो देखिए ध्रुव मतलब क्या होता है, पेड़ होता है, लेकिन ये विशेष प्रकार का पेड़ होता है समुद्र में, जो कि एकदम पत्थर की तरह क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है ना, और उसी से क्या बनता है, वो रत्न बन जाता है, इसलिए उसको विद्रुम कहते हैं। प्रवाल भी कहते हैं। रक्तमणि, वो एकदम खून के जैसे लाल लाल होता है मणि, ठीक है। रक्तांग भी इसी कारण कहते हैं कि उसका अंग कैसा होता है, लाल होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है, ठीक है, विलोम का कौन सा युग्म गलत है, मृदुल, कोमल, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, उर्वरा, उसर, हे, ग्राह है, हे और ग्राह है तो विलोम शब्द है। उर्वरा, उसर भी विलोम है आपस में, अल्पज्ञ और बहुज्ञ भी आपस में विलोम है। मृदुल और कोमल दोनों क्या है, समानार्थी है, दोनों क्या है, समानार्थी। इनका विलोम क्या बनना चाहिए, इनका विलोम बनेगा कठोर, ठीक है। मृदुल को ही क्या कहते हैं, कोमल कहते हैं, तो इसका विलोम क्या होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। तो याला हमारे पास में ये सही हो जाएगा, ये विलोम गलत दिया हुआ है। शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, इसमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो शब्द बना है पुनर और अवलोकन। तो र अ में मिल गया तो क्या हो गया, पूरा र हो गया। अरे पूरा जैसे का वैसा जुड़ गया, मतलब याला शब्द सही है, तो पहले हमारे पास में सही हो जाएगा। अभी दुरावस्था क्यों गलत है, क्योंकि ये शब्द बनता है दुर और अवस्था से। अब जब र में अ मिलेगा तो यहाँ पे र होगा, दुरावस्था होगा, ये शब्द क्या बनेगा, दुरावस्था। आ तो आएंगे ही नहीं, यहाँ आ गया, इसलिए ये शब्द कैसा गलत है, इसकी शुद्ध वर्तनी दुरावस्था होंगी। अनाधिकार भी गलत है, इसमें भी वही अशुद्धि है, ये बनेगा अनधिकार। यहां भी आ गया, ये होना चाहिए अनधिकार, हानि होना चाहिए, ठीक है, ये भी गलत है। निरावलंबन में भी क्या है, वही गलती है, यह निर और अवलंबन, तो ये बनेगा निरावलंबन, ये निरावलंब है ना। तो देखिए यहां भी आ गया, ये गलती हो गई, तो शुद्ध कौन सा है, पहला वाला है, और बाकी तीनों अशुद्ध है। अब देखेंगे देखिए
किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? मतलब जो संज्ञा बनी हो किससे बनी होना चाहिए? क्रिया से बनी होना चाहिए। तो देखेंगे भूल और हंसी। भूल किससे बना है? भूलना क्रिया से, ये भी क्रिया है। और हंसी किससे बना है? हंसना क्रिया से। दोनों ही क्रिया से बनी संज्ञा है, तो ये पहला ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शिक्षा बनी है क्या क्रिया से? नहीं है, शिक्षा क्रिया से नहीं बना है। अच्छा ही अच्छा है विशेषण से बना है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। मिठास, मिठास भी नहीं होगा, मीठा से बना है विशेषण से। चुनाव ये है क्रिया से बना हुआ अकेला, है ना। चुनाव किससे बना है? चुनना से। तो ये अकेला ही है, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं है, इसलिए गलत है। पूजा, पूजने से बना है ना, तो ये भी नहीं है। ये क्या है? जवानी, जवान से बना, विशेषण से बना है, तो ये भी नहीं हो। भूलना और हंसना से भूल और हंसी संज्ञा बनी है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? परोपकार का पर और उपकार, पर उपकार नहीं करना है ना, पर और उपकार ही होगा, परोपकार बनेगा वो। ठीक है। जगदीश, जगदी और स, ये तो ऐसी तोड़ के अलग लिख दिया, मतलब यही वाला क्या है? गलत है। ये बनेगा जगत और ईश, तब बनेगा जगदीश। ठीक है, तो ये बी वाला सही हो जाएगा। पित्राज्ञा क्या होगा? पित्र और आज्ञा सही है। नरेंद्र, नर और इंद्र, ये भी सही है। देखिए क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? ये भी संधि का ही प्रश्न है। अब देखें, गुरु उपदेश, गुरु और उपदेश सही है, दीर्घ स्वर संधि है इसमें। सप्त ऋषि, सप्त और ऋषि, ये भी सही है, गुण संधि है। अत्यावश्यक, अति और आवश्यक, देखिए कभी भी जो उपसर्ग होता है छोटी या फिर छोटा ऊ वाला होता है ना, तो अति होना चाहिए, तो यही वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सडानंद, सट और आनंद, ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा छोटी ई वाले होंगे या फिर छोटा ऊ वाले होंगे, बड़ा ऊ और बड़ी ई वाले उपसर्ग नहीं होते हैं। देखिए भावुक है, इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। इसमें से पूछा गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं? भावुक लड़का। देखिए विशेषण पहचानना है और भाववाचक संज्ञा पहचानना है, तो देखिए विशेषण के पीछे आप संज्ञा लगा दीजिए। अगर वो वाक्य सही बन रहा है तो मतलब कि वो विशेषण है, और वाक्य नहीं बनेगा तो स्वयं ही क्या है? संज्ञा है। तो देखिए भावुक के पीछे हमने लड़का लगाया, तो भावुक लड़का होता है, मतलब भावुक क्या है? विशेषण है। कमजोर लड़का, तो ये भी क्या है? विशेषण है। गुस्सैल लड़का होता है ना, गुस्सा लड़का नहीं होता है, अगर यहाँ पे गुस्सैल लड़का हो जाएगा, है ना, तो ये भी क्या? विशेषण है। अगर गुस्सा लिखा रहता तो गुस्सा लड़का नहीं बनता है शब्द, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। भाई नकल लड़का होता है क्या? नहीं होता, तो नकल क्या है? ये डी हमारे पास सही है, क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसका विशेषण क्या बनेगा? इसका विशेषण बनेगा नकलची। नकलची, अब इसके पीछे हम लड़का लगा देंगे संज्ञा, तो हो रहा है ना, नकलची लड़का। ठीक, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। नकलची होता है गुणवाचक विशेषण। देखिए किस शब्द में वी प्रत्यय नहीं है? वी प्रत्यय किसमें नहीं है? तो ये शब्द किससे बना है? ये बना है ऊर्जस और वी प्रत्यय से, इसमें वी प्रत्यय है। ये शब्द बना है तेजस और वी प्रत्यय से, इसमें भी वी प्रत्यय है। ये है मानवी, ये बना है मानव और ई प्रत्यय से, क्योंकि अगर आप वी निकाल दोगे तो मान और वी होता है क्या? फिर अर्थ ही नहीं बैठेगा। मानवी मतलब मानव से संबंधित, तो ये क्या है? मानव, इसमें ई प्रत्यय लग गया, बड़ा बड़ी ई लगी है, तो ये हमारे पास में सी वाला कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें वी प्रत्यय नहीं है, ई प्रत्यय है। मेधावी में, मेधा मतलब क्या होता है? बुद्धि होता है। ठीक है, ये मेधा और वी प्रत्यय
ये तीनों में वी प्रत्यय है, मानवी में ई प्रत्यय है। देखिए कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अब आपको बताना है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। पंडित क्या हो जाएगा, जातिवाचक। मुर्रा भैंस जातिवाचक। नागौरी बैल जातिवाचक। पंजाब क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, चौथा सही हो जाएगा। अब देखिए, अब हम भैंस तो जातिवाचक हमको पता होता है, लेकिन ये नाम लग गया मुर्रा, तो हम सोचते हैं कि अब नाम आ गया तो ये व्यक्तिवाचक होना चाहिए। लेकिन मुर्रा भैंस एक ही होती है क्या, नहीं होती है, हजारों लाखों होती है ना। तो व्यक्तिवाचक की एक शर्त है कि वो दुनिया में केवल एक ही रहेंगे। जैसे पंजाब, पंजाब सिर्फ अकेला एक ही है, इसलिए वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और मुर्रा भैंस कितनी है, एक ही गांव में 10-15 मिल जाती है, एक शहर में बहुत सी मिल जाएगी। और देखिए मुर्रा भैंस हो गई, देसी भैंस हो गई, विदेशी भैंस हो गई, ऐसी बहुत सी नस्लें हैं उसकी। तो जो अलग अलग प्रकार की नस्लें, तो अलग अलग प्रकार की जाति है, तो ये क्या है, जातिवाचक में। वैसी बैल का है, नागौरी बैल हो, देसी बैल हो, है ना, खरगोशी बैल हो, तो ये भी क्या आ जाते हैं, जातिवाचक में। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अगर इसके आगे नाम दिख गया तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे ऊषा पंखा है, तो एक ही पंखा नहीं है, बहुत से पंखे हैं, तो भी जातिवाचक ही रहेगा। पंखा भी जातिवाचक है, तो ऊषा पंखा हो या फिर बजाज का पंखा हो, कोई भी हो, है ना, वो भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक। आपको क्या याद रखना है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक दुनिया में केवल एक ही रहेगा और जातिवाचक अनेक। ठीक है, अगर पंजाब बोला तो एक ही है, सूर्य बोला तो एक ही है, लेकिन हमने बैल बोला तो बैल बहुत सारे हैं, नागौरी बैल बोला वो भी बहुत सारे हैं, ऊषा पंखा बोला तो पंखा भी बहुत सारे हैं, ऊषा पंखे भी बहुत है, मतलब वो जातिवाचक में हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। अब देखिए, विकारी शब्द के प्रयोग से किसी वस्तु के विषय में विधान करना, मतलब पता करना किसी वस्तु का कि वो स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में है। ठीक है, तो जैसे लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है, तो रहा है, रही है, सबको जो भी वस्तु है उसका पता चलता है कि वो लड़का है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो किससे, क्रिया के कारण पता चलता है, तो क्रिया हमारे पास में सही हो जाएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 ही ऐसे क्वेश्चन है, तो मैं आपको करवा दूंगा, हर क्लास में 1-2 क्वेश्चन ऐसे लाते रहूंगा। तो ये क्रिया है ना, इसको आप एकदम याद कर ले, परीक्षा में आ चुका है प्रश्न, तो संभावना है कि आ भी सकता है ना। देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था, वाक्य में काल है। अब देखिए, जो भी महापुरुष है उन्होंने जो कार्य कर चुके थे, अगर वो वाक्य बन के आता है तो उसमें आपको कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट क्या करना, पूर्ण भूतकाल, है ना, वो कार्य हो चुका है, तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल नहीं, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, आसन्न भूतकाल भी नहीं होगा, पूर्ण भी नहीं होगा। ऐसे कार्य अगर आपको मिले तो हो चुका है ना। अगर हमने कहा कि महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, तो वो भी क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। एक कविताओं की पुस्तक दीजिए, तो एक कविता की नहीं होता है ना, यहाँ पे क्रम संबंधित अशुद्धि है, तो पहला ही वाक्य कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया। क्या होना चाहिए, कविताओं की एक पुस्तक दीजिए। ठीक है, मैंने एक परीक्षा के लिए आवेदन किया, ये भी सही है। फल की एक दुकान से उसने केला खरीदा, ये भी वाक्य सही है। वह एक उपन्यास पढ़ रहा है, ये भी वाक्य सही है, तीनों में कोई गलती नहीं है। इसी में क्या है, क्रम संबंधित। एक तो यहाँ आना चाहिए था कि कविताओं की एक पुस्तक दो दीजिए, है ना, ये होना चाहिए था। देखिए, सतु बांध के पीछे पड़ना, मुहावरे का उचित अर्थ है क्या है, बर्बाद करना, पूरी तरह पीछे पड़ना, घुन सवार होना, देखने को ना मिलना। तो सत्तू बांध के पीछे पड़ना मतलब पूरी तरह से उसके पीछे पड़ जाना, है ना, हाथ धोकर पीछे पड़ना, उसी प्रकार है। तो जाएगा बी वाला सही। देखिए,
जो बदला न जा सके के लिए एक उपयुक्त शब्द है। अब जो बदला न जा सके उसको क्या कहेंगे? नस्वर तो नहीं होगा, है ना? नस्वर जो मतलब कि क्या बोलना चाहिए, जो कभी नाश ना हो, उसके लिए होता है। अविकारी, है ना, ये हो जाएगा सही। विकारी क्या होता है? जिसमें परिवर्तन आ जाए, जो बदला जा सके। और अविकारी जिसको बदला न जा सके, तो उसके लिए एक वाक्य क्या हो जाए, एक शब्द हो जाएगा अविकारी। ठीक है, बाकी ये तो नहीं है। ये लास्ट प्रश्न था हमारे पास। धन्यवाद।